जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 7 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। यह है पूरी तरीके से बाइलिंगुअल क्लास, यानी ये जो क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चलती है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हो रहा है? वेयर इज द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज बीइंग हेल्ड? तो साथियों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। मुख्य सचिवों का जो दूसरा सम्मेलन है ये न्यू दिल्ली में, कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। दोस्तों, न्यू दिल्ली में जो इसका उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, ये जो दूसरा सम्मेलन है, पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? अब आपसे ये बात पूछी जा सकती है, तो आप याद रखिएगा, धर्मशाला जून 2022 में सबसे पहली इसका आयोजन किया गया था, पहला सम्मेलन का। और इस बार का दूसरा सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में। 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। दोस्तों, क्या मकसद है इस सम्मेलन का? राज्यों के साथ साझेदारी को बढ़ाना। दोस्तों, यदि देश का विकास करना है तो हर एक राज्य को मिल करके संतुलित विकास की ओर बढ़ना होगा। तो देश के विकास के लिए जरूरी है कि राज्यों के बीच में आपस में पार्टनरशिप हो, साझेदारी हो, तभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। ये इसका मेन फोकस है। साथियों, यहाँ पे परीक्षा संजीवनी ले लेते हैं। हाल ही में प्रमुख सम्मेलन जो हुए हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर हो रहा है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो नीचे देखते जाएं, ठीक है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों का सम्मेलन, तो उपराज्यपालों का सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशन इसका हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप सभी देख रहे हैं 7 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, आपको इस क्लास में क्या मिलता है? डेली करंट अफेयर का टेस्ट मिलता है, लास्ट में स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, बाइलिंगुअल क्लास है यूट्यूब में। सबसे पहली बाइलिंगुअल क्लास आपको जो मिल रही, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आपको मिल रहा है सबसे कम समय में, मात्र 25 से 30 मिनट में, 200 से 300 जानकारी। आप सभी को सुबह 6 बजे प्रतिदिन लाइव जुड़ना है, सुबह 6 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई? जम्मू कश्मीर अब धीरे धीरे नए नए विकास की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को। अब यहां पर ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है, कहां पर? डोडा जिले में। कहां पर? डोडा जिले में आपको ई लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो लॉन्चिंग की गई है डोडा जिले में, इसका क्या मकसद है? बहुत सारे जो छात्र हैं ये ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो डोडा जिला जो प्रशासन है, जिले के हजारों छात्रों को लाभान्वित करने के लिए ई लाइब्रेरी इसने शुरू की है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में जब एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, उसके पहले जब पूरी तरीके से 370 को हटाते हुए इसे भारत का भिन्न अंग बनाया गया, तो क्या माहौल था? वहां पे शिक्षा का बहुत अच्छा माहौल नहीं था जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर जो विकास के लिए बढ़ना चाहिए जिस गति से, उस स्थिति पे वो नहीं था। अब धीरे धीरे इसे विकास की गति पर लाया जा रहा है। दोस्तों, यह उपलब्धि जो है, जिले में एक अभियान है, अद्भुत डोडा अभियान, इसके तहत हासिल की गई है। क्या नाम है इसका? अद्भुत डोडा अभियान। जिले में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी हिस्से में छात्र को www.adbhutdoda.org/e-library साइट को यहाँ पर उसके क्या करना, सर्च करना होगा, और उस साइट से वो पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है, और नोट्स को प्रिंट भी करवा सकता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात आई है, तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी देखिए मैं आपको ये बता दूं, जो इसकी दो कैपिटल है, एक श्रीनगर है और दूसरी जम्मू है। प्रेजेंट में इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में बताया था कि जो एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहां पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
हाल ही में मैंने आपको बताया था देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है आयशा अजीज। ये 25 वर्ष की है आयशा अजीज और देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। दोस्तों 6 जनवरी 2023 के हमारे पास डेली करंट अफेयर्स के टॉपर्स के रिजल्ट हैं। अंजना कुमारी, ऋतिक कुमार, कुलदीप सिंह, प्रियंका कुमारी और अमित सिंह राजपूत। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। ये जो सारे टेस्ट होते हैं हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होते हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की फ्री में पीडीएफ मिल जाती है। आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, इसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको वीडियो, पीडीएफ और क्विज तीनों एक जगह पे मिल जाएंगे। चलिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है, इसकी शुरुआती खर्च कितनी है? The central government has approved the National Green Hydrogen Policy. What is its initial cost? तो दोस्तों राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी और इसमें 19,744 करोड़ रुपए जो शुरुआती खर्च है वो अभी इसके लिए क्या हुआ है, अप्रूवल हुआ है। साथियों, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि जो चाइना है हाइड्रोजन ट्रेन चलाया है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। पूरी दुनिया जो फोकस कर रही है हाइड्रोजन पे फोकस कर रही है। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, कैसे काम करता है, सारी डिटेल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में दी है। भारत का फोकस है पर्यावरण को बचाना और पर्यावरण के अलावा जो वैकल्पिक ऊर्जा है उस पर आश्रित होना, क्योंकि एक ना एक दिन ये जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है हाइड्रोजन मिशन, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे जरूर एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो हाइड्रोजन मिशन की घोषणा 2021 में हुई थी। कब हुई थी? 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर इस मिशन की घोषणा हुई थी। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी और हमारा टारगेट है 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। क्लियर? भारत एक आत्मनिर्भर, देखिए बिना ऊर्जा के कोई भी चीज संचालित नहीं हो सकती, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो जरूरी है हमें कुछ अलग करना। कार्बन का इमिशन भी नहीं होता है, कभी खत्म भी नहीं होगी, यही है फ्यूचर फ्यूल। दोस्तों अब इस पॉलिसी की वजह से और भी फायदे होंगे। 6 लाख से ज्यादा नौकरियों का सृजन होगा। देश में 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि होगी। नवीकरणीय मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। और दोस्तों इसके साथ साथ कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। ये इस मिशन का लक्ष्य है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य यही है। भारत ने 2070 तक बोला है कि वो कार्बन जो है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को करने में अपना टारगेट बना करके रखा है। तो भारत का ये लक्ष्य है, इसलिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एक बैकअप की तरह 2070 के टारगेट को पूरा करेगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 6 माह के लिए यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष बना है? तो कौन सा देश 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बना है? तो ये देश है स्वीडन। कहां पे है स्वीडन? सब कुछ बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तो दोस्तों ये है यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग होती है। मैंने आपको कल भी बताया था यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर्स हैं और अभी हाल ही में क्रोएशिया इसमें शामिल हुआ है। तो 1 जनवरी 2023 से जो स्वीडन है यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष बन गया है और अगले 6 महीने तक ये अध्यक्ष बना रहेगा। देखिए स्वीडन की लोकेशन को जरा देखिए आप। तो ये है स्वीडन, ये यूरोप का मैप है और ये है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन के बगल में आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा और फिर स्वीडन के बगल में आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा और स्वीडन के नीचे बाल्टिक सी। कौन सा सी है? बाल्टिक सी है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। इसकी करेंसी है स्वीडिश क्रोना। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टसर्न और इसकी जो सीमाएं हैं किससे लगती हैं? नॉर्वे और फिनलैंड से लगती है। दो देशों के साथ स्वीडन की सीमा लगती है, नॉर्वे और स्वीडन।
नॉर्वे और फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहा जाता है साथियों? लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है, झीलों की भूमि, 1000 झीलों की भूमि इसे कहा जाता है। चलिए, आपको स्वीडन की जानकारी हो गई है। अब मैं आपको यूरोपियन यूनियन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। ईयू में टोटल 27 मेंबर हैं। ठीक है, ईयू में कितने हैं? 27 मेंबर हैं। और जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी जो करेंसी है ये है यूरो। ये सारे देश जो है यूरो इस्तेमाल करते हैं। 7 देशों को छोड़कर 20 ऐसे देश हैं जो यूरो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और हाल ही में क्रोएशिया भी यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां कंट्री बना है और 27वां देश बना है। मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स में। दोस्तों, ईयू की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। नाटो का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल। क्या नाम है? चार्ल्स मिशेल। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। क्या नाम है इनका? कुलदीप सिंह पठानिया इनका नाम है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के 15वें चीफ मिनिस्टर बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब इसी के अभी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कुलदीप सिंह पठानिया। ये है कुलदीप सिंह पठानिया। क्लियर? कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और 5 बार के विधायक हैं। ये हिमाचल प्रदेश के 18वें अध्यक्ष बने हैं। कौन से नंबर के? 18th स्पीकर बने हैं। क्लियर? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी सीटें आपसे पूछी जा सकती हैं? 68 सीटें और 40 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं और उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री। चलिए दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में भारत में जो पहली बार 2022 में हुआ है उसे डिस्कस करते हैं। एससीओ की सबसे पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी क्या बनाई गई है? वाराणसी। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। 15th नंबर की संथाल जनजाति से इनका संबंध है। भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा डिजिटल पर्यटन में किस राज्य को सबसे पहला स्थान मिला? राजस्थान। देश का सबसे पहला इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक किस में बनाया गया है? राजस्थान नागौर में। देश की सबसे पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लोक अदालत कहां पे बनाई गई है? राजस्थान में। तो ये भारत में पहली बार 2022 में हुए हैं, उसे भी मैंने आपके लिए रिवाइज करा दिया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी के किस शहर के लिए दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज शुरू हो गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है तो ये डिब्रूगढ़। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ के लिए शुरू हुआ है। किसको किसको कनेक्ट करेगा मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो आप ये देखिए, इसमें 80 लोग बैठ सकते हैं। बहुत ही सुंदर है और आप भी इसका आनंद ले सकते हैं। तो पीएम मोदी जी 13 जनवरी को 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा। तो गंगा विलास को लॉन्च किया है। आप इसके माध्यम से विश्व धरोहर स्थल देख सकते हो। उसमें बहुत सारी साइट्स भी शामिल हैं। लगभग 50 साइट्स हैं जो आप देख सकते हो इस क्रूज सेवा से। बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल साइट हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। आप इस क्रूज सेवा से पूरा आनंद ले सकते हैं। इसमें 80 यात्रियों की क्षमता है और साथियों क्रूज जो है भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों से होकर के गुजरेगी। साथियों, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में बता देता हूं आपको जो महत्वपूर्ण है। तो देखिए आप, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रेमोना राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य के। ठीक है, ओके। चलिए, कौन सा देश 46 नंबर अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी साथियों।
विच कंट्री विल बी द थीम कंट्री ऑफ द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। तो ये जो थीम होगी स्पेन देश पर आधारित होगी, यानी जो भी चीजें हैं, जो भी प्रेरणा का स्रोत है वो है स्पेन को बनाया गया है, स्पेन को एक सेंटर बनाया गया है। तो दोस्तों कोलकाता बुक फेयर फेस्टिवल जो है, ये जो पुस्तक मेला है, इसका आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड के द्वारा किया जा रहा है। ये 31 जनवरी को शुरू होगा, 12 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, कहां पर? 31 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा। कहां पर होगा? कोलकाता में होगा। कहां पर होगा? कोलकाता में। कोलकाता के पास सॉल्ट लेक में स्थित सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड, जिसे बोई मेला प्रांगण नाम दिया गया है, यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा, दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलने वाली जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में चलती संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन, और इसका नाम हो गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। क्या नाम हो गया इसका? अक्षरधाम एक्सप्रेस हो गया है। ठीक है, ये अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दी गई है, और इसकी घोषणा भारत के प्रेजेंट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। क्लियर साथियों, प्रेजेंट में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। क्या नाम है इनका? अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, वीके त्रिपाठी की जगह। दोस्तों यहाँ पे बदले हुए नामों की बात की है, तो 2022 में जो इंपॉर्टेंट नाम बदले गए हैं उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया है, और यह किया गया बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। पिलर द्वीप जो कि ओडिशा में है, इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका एक नंबर पक्का होगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज? तो अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के सबसे पहले टीके के उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने इस टीके को मंजूरी दी है, और अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौत जो मक्खियों की वजह से होती है, फुल ब्रूड रोग, फुल ब्रूड डिसीज होता है इसे कहते हैं, तो इसके अगेंस्ट ये टीका लगाया जा रहा है। इन मौतों को रोकना चाह रही, बहुत ज्यादा वहां पे हनी भी है। दोस्तों परीक्षा संजीवनी ले लीजिए अमेरिका से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रक्षा प्रणाली प्रदान की है, इसका नाम है पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली। बहुत सारे देश अब मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, रशिया से फाइट करने के लिए। अमेरिका के फाइनेंस मंत्रालय ने अभी हाल ही में 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ सबसे पहला अमेरिकी बैंक नोट, मुद्रा नोट मुद्रित किया है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे आतंकी संगठन घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में द रेजिस्टेंस फ्रंट को हाल ही में आतंकी संगठन घोषित किया है। क्या नाम इसका? द रेजिस्टेंस फ्रंट। दोस्तों केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जिसे हम बोलते हैं UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं, इसके तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को, TRF को एक आतंकी संगठन घोषित किया है। होम मिनिस्ट्री ने बात बताई है कि ये जो TRF है, यह आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, ऑनलाइन मीडियम से युवाओं को भर्ती दे रहा है और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। दोस्तों यहां से हो जाता हमारा करंट अफेयर्स खत्म। अब 10 प्रश्नों का होगा आपका टेस्ट। क्या आप सभी तैयार हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों को 6 बजे लाइव जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सुबह उठने की आदत बनाइए और पूरा दिन लग जाइए अपने लक्ष्य में। राज्यों के मुख्य सचिव का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो पहला सम्मेलन हुआ था धर्मशाला में। कहां पर? धर्मशाला में।
केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल का सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया था? उपराज्यपालों की बात कर रहा हूं, यहां पे उपराज्यपाल होगा, तो ये है न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मनोज सिन्हा किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो मनोज सिन्हा जी जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ट्यूलिप उद्यान कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? श्रीनगर में है। कहां पर है? श्रीनगर में है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा 2021 में की गई थी। स्टॉकहोम किस देश की कैपिटल है? स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्वीडन की राजधानी है। यूरोपियन यूनियन कितने देशों का समूह है? तो ये 27 देशों का समूह है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें 68 हैं। कितनी हैं? 68 है। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी कौन है? तो एससीओ की सबसे पहली पर्यटक राजधानी है बनारस। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य का राजकीय पशु है? किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का है। किस राज्य का है? असम राज्य का। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई खा लीजिए आप सभी, यानी 2023 के इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहां पे डिस्कस करेंगे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे चालू रखिए। यूनेस्को के अनुसार किस वर्ष तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे? तो मैंने आपको बताया था इस बारे में, 2050 तक। G20 शिखर सम्मेलन 2022 में पीएम मोदी किस राज्य की कलाकृतियां भेंट करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीप में अगर पूछेगा तो पूछेगा यही, हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया, लंदन में। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया? 2022 को। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 5 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, 6 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमुइना इरातपा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इमुइना इरातपा महोत्सव कहां पे मनाया गया? मणिपुर राज्य में। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? कहां पर? भोपाल पर। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन घोषित किया है? तो बिहार का स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को घोषित किया है। केंद्र सरकार ने मेंडूस चक्रवात से प्रभावित तंबाकू किसानों को कितनी राहत राशि प्रदान की है? 28.11 करोड़ रुपए। जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ओडिशा राज्य को। हाउ मेनी पीपल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? तो 27 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच 36वीं रणनीतिक वार्ता 5 जनवरी को कहां पर आयोजित हुई है? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला है? डॉक्टर तपन सैकिया को। वॉल्टर कनिंघम का संबंध नासा के किस अंतरिक्ष कार्यक्रम से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका संबंध अपोलो से था। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया? तो 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया है बनारस कैंट रेलवे स्टेशन को। तो आज का सवाल है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहले टीके का उपयोग की मंजूरी दी है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स से बताना है। तो कैसा लगा करंट अफेयर्स पर? अभी पिटारा खुलेगा, तो आज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक और इकाई को जानने वाले हैं। साइंस से रिलेटेड पिटारा है आज का। शक्ति का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? जो फोर्स का यूनिट होता है वो है न्यूटन। एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज जूल। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ये है ओम मीटर।
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज मेजर्ड बाय ओम मीटर। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो ये होते हैं 746 वॉट, 746 वॉट। एम्पियर, द यूनिट ऑफ एम्पियर इज, तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा मापने की इकाई है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की इकाई है। दोस्तों ध्वनि की जो प्रबलता है, लाउडनेस है, किससे मेजर करते हैं? डेसिबल से करते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय सेल्सियस, तो तापमान की इकाई क्या है? सेल्सियस है। भूकंप की तीव्रता कैसे नापते हैं साथियों? रिक्टर स्केल से। जल का जो बहाव होता है, फ्लो ऑफ वाटर, क्यूसेक से मापा जाता है। किससे? क्यूसेक से। दोस्तों कुछ और भी मापक यंत्र हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोनार का। पूछा जाता है क्वेश्चन। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, उसको ऑडियोमीटर से नापा जाता है। विंड की स्पीड, पवन वेग की स्पीड को नापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ूं मैं? चलिए अब आगे यहीं पे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको पिटारा कैसा लगा? ऐसे भी आपको पिटारे मिलेंगे जब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाना, और वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 25 से 30 मिनट में सबसे कम समय में सबसे पहले करंट अफेयर देने का जो सुबह 6 बजे वादा है, हम उस पर चले जा रहे हैं। और आपको सेशन कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ये बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। कमेंट करिए, बताइए और क्या चाहते हैं, आपको इस क्लास की क्या खासियत लगती है उसे जरूर लिखिएगा, जिसकी वजह से आप मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, क्रेजी जी के ट्रिक से जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।